चलो ज्ञान के प्रकाश पथ पर अंधकार से भय लगता है। चलो ज्ञान के प्रकाश पथ पर अंधकार से भय लगता है। कोई दिखा दे दीप लक्ष्य का एकांतवास से भय लगता है। जी हाँ, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं, पेशे से सरकारी शिक्षक हैं, मध्य विद्यालय सकरा गढ़पुरा के प्रधानाध्यापक हैं, एक कुशल साहित्यकार भी हैं। हाल फिलहाल में इनकी एक काव्य रचना आई, काव्य परिकल्पना। ऐसी पुस्तक है जिसकी डिमांड अभी पूरे भारतवर्ष में अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, अन्य साइटों पर ऑनलाइन डिमांड हो रहा है। अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच काव्य कल्पना के रचनाकार वरिष्ठ शिक्षक अनिल कुमार राय जी हैं। आइए मिलवाते हैं इनसे। अनिल जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर रोशन सर को धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इस वर्ष 2020 में उनके द्वारा मुझे दोबारा मौका दिया गया इस केवी स्टूडियो में मंच साझा करने का। और राणा सर, आपका भी धन्यवाद, साथ ही पूरे केवी स्टूडियो की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, हमारे जितने भी दर्शक हैं ये सबसे पहले जानना चाहिए अनिल जी का घर कहाँ पड़ता है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, ये चीज़ बताइए आप। जी, मेरा घर बेगूसराय ज़िला के ही अंतर्गत गढ़पुरा प्रखंड में सकड़ा नाम से मेरा विलेज है, मेरा घर है। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई और जिस स्कूल में मैं अभी प्रिंसिपल हूँ, हेडमास्टर हूँ, उसी स्कूल में मेरी प्राइमरी एजुकेशन 5वीं क्लास तक हुई। और फर्क इतना है कि उस समय इतने भवन नहीं थे, इस तरह का चकाचौंध जो आज के दौर में देखने को मिलता है उस तरह नहीं था। खपरेल ही मकान था और 2 रूम्स थे और उसी में हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई 5वीं तक। 5वीं तक। उसके बाद कहाँ? उसके बाद मैट्रिकुलेशन गढ़पुरा MSD हाई स्कूल से मैंने किया। और मैट्रिक पास करने के बाद ISC मैंने रोसड़ा ईदनाचार रोसड़ा कॉलेज, ईवार कॉलेज के नाम से जाने जाते हैं, तो ईवार कॉलेज से ही मैंने ISC की और वहीं से BSc भी किया। काव्य कल्पना की रचना कर मैं बेहद खुश हूँ। कल्पना की धरातल पर हकीकत का जज्बाती बयान काव्य कल्पना की पहचान है। जब भी कोई मेरी कविता को पढ़ेगा उस समय मैं उनसे बातें कर रहा होऊंगा, मानो मैं अपना अतीत उन्हें सुना रहा हूँ। प्रस्तुत पुस्तक में मैंने मन का सहज सांसारिक प्रेम के साथ साथ मन की अंतर्मुखी प्रवृत्ति को भी रखा है, पर स्वधर्म और राष्ट्र धर्म को ही जीवन लक्ष्य के रूप में दर्शाया है। कविता गीता, गंगा और गाय इसका जीवंत उदाहरण है। जीवन के दार्शनिक पक्षों को भी मैंने अपनी रचनाओं में उदारतापूर्ण दृष्टि से लिया है। नो योर सेल्फ के नज़रिए से मानव की हीन भावनाओं को दूर करने के लिए प्रकाशपुंज जीवन अद्वितीय उदाहरण है। मैं अनिल कुमार राय अपनी इस काव्य कल्पना पुस्तक के माध्यम से साझा कर रहा हूँ अपनी बातों को। आप एक सरकारी शिक्षक हैं, उसके बाद भी आप काव्य रचना में रुचि रखते हैं, ये प्रेरणा कैसे आई आपके अंदर? जी, काव्य रचना की प्रेरणा जहाँ तक
बात है और मतलब कि क्रेडिट किसे दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि मेरे दिल दिमाग को ही सर्वप्रथम क्रेडिट दिया जाए कि मेरी अभिरुचि शुरू से ही रही और ख़ास करके हाई स्कूल में जब मैंने इन किया तो रचना के प्रति मेरा लगाव जो है उत्पन्न होना शुरू हुआ। और हर घटना के पीछे कारण होता है, तो मेरी रचनाओं के पीछे भी कारण रहा। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे। अच्छा। और हिंदी साहित्य के प्रति उनका लगाव था, हिंदी की जानकारी भी रखते थे और धर्मशास्त्र का अध्ययन करते थे। अच्छा। तो इससे भी हम इन्फ्लुएंस्ड हुए, प्रभावित हुए। और दूसरी वजह यह थी कि मैं गीत सुनने का शौकीन शुरू से रहा जी। तो मैं शुरू से ही, जहाँ तक बचपन से ही, जिस समय रेडियो हुआ करता था, उसमें टेलीविज़न भी नहीं था, तो रेडियो में जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं गीत ही सुनता था। अच्छा। और ख़ास करके क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल लिरिक, जो शास्त्रीय संगीत से जुड़ा होता है, तो उस गीत को मैं बहुत अभी भी पसंद करता हूँ और मैं सुना करता था। और गीत सुनने के दरमियान उसके शब्द, उसके रस और उसकी स्पेलिंग पर भी मैं ध्यान देता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ एंजॉय के लिए मैं सुन रहा हूँ, ऐसी बात नहीं थी। एक प्रकार का मेरा स्टडी ही माना जाए। जी। मैं गीत सुनते सुनते भी मेरी स्टडी भी हो रही थी। तो दिल दिमाग तो सबसे पहले तो काउज था ही, और ये खुद का म्यूज़िक और मेरा घर, मेरे पिताजी जो हिंदी से रिलेटेड व्यक्ति थे, ये प्रभाव रहा मेरे रचनाओं के पीछे कारण। अनिल जी, जो साहित्यकार होते हैं उनकी एक इच्छा होती है कि हमें बराबर एक मंच मिले, हम नई नई रचना को मंच के द्वारा लोगों के बीच ले जाऊं। आप एक शिक्षक भी हैं, तो इस बीच दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सामंजस्य की जो बात है, तो मैं समझता हूँ कि जब कार्य आपके मनोनुकूल मिल जाए जी, तो समय निकालना मुश्किल नहीं होता है। कार्य यदि आपके मन के विपरीत है तो आपके लिए समय निकालना मुश्किल प्रतीत होता है। तो मैं समझता हूँ शिक्षा और साहित्य बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये अभिन्न हैं और ये अलग किया भी नहीं जा सकता है। तो साहित्य के लिए समय निकालना अभी कोई ख़ास मेरे लिए टफ नहीं होता है, कठिन नहीं होता है, क्योंकि मैं शिक्षा से ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ हूँ। और दूसरी बात है कि कुछ पाने के लिए तो हमें एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, तो इसे तो हमें सहन करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा। अनिल जी, हाल फिलहाल में आपकी ये पुस्तक आई है काव्य कल्पना। हम दिखाते हैं दर्शकों को कि ये काव्य कल्पना है। इसमें कितनी कविताएं आपकी है? देखिए, इस काव्य कल्पना के 2 भाग हैं सर जी। और काव्य का जो भाग है उसमें कुल 31 कविताएं हैं, 31 रचनाएं हैं जी, 31 रचनाएं हैं। और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, दूसरा भाग है पुस्तक का, तो वह जीवनदाता नाम से सृष्टा और समाज, जीवनदाता, सृष्टा और समाज। इस पर मैंने अपनी एक फिलोसफिकल थॉट मैंने दिया है। अच्छा। फिलोसफी मैंने अपनी दी है। और मैं समझता हूँ कि जो जीवनदाता, जिसको लाइफ गिवर कहते हैं, तो जीवनदाता एक गॉड माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो गॉड जो हमें लाइफ देते हैं, जीवन देते हैं, और उसके बाद मेरा जीवन जब इस दुनिया में आता है तो दूसरा जो गिवर है, दूसरा जो जीवनदाता है, वह समाज ही है। बिल्कुल। तो इसमें सृष्टा और समाज, गॉड एंड सोशल, दोनों को मैंने जीवनदाता के रूप में ही लिया है। अच्छा। और आपका समाज, आपकी सोसाइटी जिस तरह की होगी, हमारा जीवन भी उसी पर निर्भर करता है। हम कैसा बने और बनेंगे, वह समाज पर डायरेक्ट डिपेंड करता है। बिल्कुल। यदि हमारा समाज क्रिएटिव है तो हमारे बच्चे जो वहाँ के जो हैं, आस पड़ोस के बच्चे हैं और इंसान हैं, वह भी क्रिएटिविटी वाले ही होंगे। और समाज यदि डिस्ट्रक्टिव है तो देखेंगे कि आपको अधिक व्यक्ति वहाँ के डिस्ट्रक्टिव माइंड के ही होते हैं। बिल्कुल। तो मैंने जीवनदाता को गॉड और सोशल दोनों में जो है समेटा है, और दोनों का इसमें मैंने मिसाल के तौर पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये कविता की किताब जो है और आपके विचार की, दोनों कहा जाए किताब, तो इसको कहाँ से आप छपाए और कैसे छपाए? फिर इसको आप ऑनलाइन जो अभी लोग डिमांड कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। जी देखिए सर, आपने बहुत ही दिलचस्प और रोचक प्रश्न किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि कवि के संदर्भ में एक पुरानी और प्रचलित पंक्ति है, जिसे आप भी जानते होंगे और हम भी जानते हैं और सब करीब करीब सब लोग जानते हैं।
और वो पुरानी प्रचलित पंक्ति है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो इस पंक्ति में मैं थोड़ा सा संशोधन करते हुए आज के सोशल मीडिया के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ कवि न जाए वहाँ कविता जाए। जहाँ न जाए कवि वहाँ जाए रवि, ये पुरानी पंक्ति है और इस पंक्ति में मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट करना चाहूँगा और संशोधन करना चाहूँगा, इसमें कुछ तब्दीली लाना चाहूँगा कि जहाँ कवि ना जाए वहाँ कविता जाए। अच्छा। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में जहाँ कवि ना जाए वहाँ कविता जाए। तो कहने का मतलब है मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई हैदराबाद से। अच्छा। और मैं हैदराबाद गया नहीं हूँ और मेरी कविता वहाँ से घूम के आ गई है और छपवा कर खुद यहाँ बिहार आ चुकी है। तो मेरी पुस्तक काव्य कल्पना के संदर्भ में ये बिल्कुल यथार्थ होता है। और तो हमारे जो प्रकाशक हैं गुरुकुल पब्लिशिंग जी के डायरेक्टर हैं कम चेयरपर्सन डॉक्टर विनीत गिरा हैं जो हैदराबाद से हैं। और उनसे जो मेरा ताल्लुक़ हुआ, जो मैंने उनसे कनेक्ट हुआ वो सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से ही हुआ। अच्छा। फेसबुक पर उनका मैंने बहुत पहले करीब 2 साल पहले उनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर के साथ ऐड था कि वो लाइफ राइटर कोच हैं, ऑथर कोच हैं। अच्छा। तो ऑथर कोच होने के नाते और मुझे खुद ऑथर बनने की जो है जिज्ञासा रही है और मैं रचना से जुड़ा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने अच्छा रिस्पांस लिया। उसके बाद सन 1 सितंबर 2019 को 1 सितंबर 2019 को डॉक्टर विनीत गिरा सर ने जो गुरुकुल पब्लिशिंग के डायरेक्टर हैं और पब्लिशर हैं, तो उनका बुक राइटिंग मास्टर क्लास पटना में आयोजित किया गया था उनके द्वारा जी। तो उस बुक राइटिंग मास्टर क्लास में 1 सितंबर 2019 को जो संपादित हुआ उस बुक राइटिंग मास्टर क्लास में मैं सम्मिलित हुआ था। अच्छा। और मैंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट उनको दिया था और उन्होंने उससे इन्फ्लुएंस जो है प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल अनिल जी मैं आपकी किताब जो है प्रकाशित करने का बिल्कुल प्रयास मैं करूँगा। और मैं लगा रहा और अंत में उन्होंने प्रकाशित भी की। और ये प्रकाशित जब पुस्तक हो गई तो तब तक वो लॉकडाउन हो गया मार्च के बाद। ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में ही हमारी जो है पुस्तक काव्य कल्पना आ गई। अच्छा। और आ गई तो फिर लॉकडाउन का इफेक्ट तो बड़ा ही, क्योंकि ये जो है लॉकडाउन हो गया तो मार्केटिंग जो मिलना चाहिए हाँ था। वो नहीं मिल पाया। किंतु हमारे पब्लिशर के प्रयास से उन्होंने जो है ऑनलाइन जो है अमेजन पर उसको हाँ उनको अच्छा प्रकाशक के द्वारा ही द्वारा ही किया गया है। उनके ही टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल सपोर्ट से वो जो है ऑनलाइन अमेजन पर अभी तक लगभग कितनी किताबें अमेजन पर बिक चुकी? देखिए किताबें करीब मैं समझता हूँ कि अमेजन पर किताब तो इधर मैंने जो उनके डिमांड पर इधर मैंने 21 ये जो महीना है 21 नवंबर इस नवंबर को उनके डिमांड पर मैंने 85 बुक्स उनको मैंने पार्सल कर दिया है। तो मैं समझता हूँ अगर उतनी किताब उन्होंने मांग लिया है तो मैं उसे बिका हुआ ही मैं समझूँ, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर पर मंगवा लिया है। और कुछ किताबें जो है मेरे द्वारा जो है मैनुअली भी जो संपर्क में लोग रहे और जो यहाँ से लोकल भी हाँ लोकल भी लोग मुझसे जो है मेरे संपर्क के द्वारा उन्होंने जो परचेज किया। तो करीब लगभग उसे हम तकरीबन 100 किताब मान सकते हैं कि वो बिक चुकी है। अच्छा अनिल जी फ्यूचर प्लान क्या है आपका कि और किताब लिखें, और लिखें तो किस तरह की किताब? काव्य किताब, उपन्यास, गज़ल या किस तरह? बिल्कुल फ्यूचर का जो प्लानिंग है, जहाँ तक एक साहित्यकार जिस विधा से वो हों तो उनकी कलम जो है हमेशा चलती रहती है। यहाँ तक कि मैं ऐसा फील करता हूँ कि कभी कभी लेखनी सोने नहीं देती है। अगर मैं आराम भी करना चाहूँ और फुर्सत में हूँ तो कुछ मन में आ जाता है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि अगर जो आराम करने का ही मन हुआ लेकिन ये कल्पना आ गई तो उसे लिखना ही पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कलम खुद कुरेदती है और रचनाकार को वो जगाते रहती है, तो उसकी जो किताबें और मोटी होती चली जाती है, उसकी रचनाएं मोटी होती चली जाती है। तो किताब मेरा लेखन जारी रहेगा। और जहाँ तक किस क्षेत्र की बात है तो मुख्य रूप से मैं जो रचना करता हूँ
उस पर समाज पर किसी न किसी रूप में प्रहार करता हूँ। समाज पर जो कुठाराघात करते हैं, जो अंधविश्वास है, आडंबर है, चाहे वो पॉलिटिकली आडंबर हो, यूं कहीं विसंगतियाँ, जी विसंगतियाँ हैं, तो उन पे मेरा ज़्यादा अटक रहता है। और कुछ श्रृंगार रस की भी रचनाएँ मेरे कलम इस से किताब निकलती में हैं। आप किस तरह की रचना किए हैं अनिल जी? देखिए, इस किताब में मेरी पहली जो रचना है, मैं पर्यावरण के नाम से समर्पित किया हूँ। अच्छा, क्योंकि कोई एक छोटी सी रचना जिसकी 4 पंक्ति हमारे दर्शकों के लिए आप रखें। बिल्कुल, आपकी फरमाइश मैं ज़रूर पूरा करूँगा। और मैं कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक की पहली जो कविता है वह पर्यावरण के नाम ही समर्पित किया हूँ, इसलिए कि आज के दौर में पर्यावरण बहुत ही अनिवार्य हो गया है। जितने प्रदूषण बढ़ रहे हैं जी। और प्रदूषण बढ़ रहे हैं, तो उस पर पर्यावरण को किसी न किसी रूप में संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा 2 कदम आगे चल गया हूँ, और वो ये कि लोग अक्सर पर्यावरण का संबंध पेड़ पौधों से ही जोड़ देते हैं, लेकिन विचारों से नहीं जोड़ते हैं। लोग समझते हैं कि पेड़ पौधा लगा देंगे तो पर्यावरण मेरा शुद्ध हो जाएगा और संतुलित हो जाएगा, लेकिन मेरा मानना 2 कदम आगे है कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए पेड़ पौधों के साथ साथ आपका विचार भी उन्नत होना चाहिए, और मैंने इसमें पिरोने का प्रयास किया हूँ। सुनिएगा कि शोषण दोहन हिंसा के विचारों का ना करो आलिंगन। शोषण दोहन हिंसा के विचारों का ना करो आलिंगन, संतुलित रहेगा हमारा पर्यावरण। शोषण दोहन हिंसा के विचारों का ना करो आलिंगन, संतुलित रहेगा हमारा पर्यावरण, संतुलित रहेगा हमारा पर्यावरण। तेरा विचार है तेरी प्रकृति का आभूषण, तेरा विचार है तेरी प्रकृति का आभूषण, कैसे कहते हो, कैसे कहते हो कि फैलता है कोयले के धुएं से ही प्रदूषण। तेरा विचार है तेरी प्रकृति का आभूषण, कैसे कहते हो कि फैलता है कोयले के धुएं से ही प्रदूषण। कितना दूषित होता होगा हमारा पर्यावरण, कितना दूषित होता होगा हमारा पर्यावरण, जब होती है किसी की हत्या, किसी अबला का उत्पीड़न। कितना दूषित होता होगा हमारा पर्यावरण, कितना दूषित होता होगा हमारा पर्यावरण, जब होती है किसी की हत्या, किसी अबला का उत्पीड़न। कैसे कहते हो कि फैलता है कोयले के धुएं से ही प्रदूषण, कैसे कहते हो कि फैलता है कोयले के धुएं से ही प्रदूषण। बहुत सुंदर आपने जो चंद शब्द रखे, ये यूं कहा जाए ये व्यंग्यात्मक रचना है। कहना कुछ है और प्रहार कहीं और है जी। तो इस तरह की कोई और रचना होगी अनिल जी आपकी? जी बिल्कुल है। और देखिए, बिल्कुल एक अन्वेषण, एक साहित्य भी अपने आप अन्वेषण है। बिल्कुल, जैसे विज्ञान का अन्वेषण होता है, साहित्य भी अन्वेषण से जुड़ा है, और अन्वेषण को आप हटा देंगे तो साहित्य भी कुछ नहीं रह जाता है। बिल्कुल अन्वेषण है। और मैं चाहूँगा इस पर भी 4 पंक्ति कि जिंदगी तलाश में बढ़ती ही चली गई, जिंदगी तलाश में बढ़ती ही चली गई, जिंदगी तलाश में बढ़ती ही चली गई, मैं थक गया पर याद उसकी आती गई। वाह। जिंदगी तलाश में बढ़ती ही चली गई, मैं थक गया पर याद उसकी आती गई। कभी मैं रोया चुपके चुपके, कभी मैं रोया चुपके चुपके, कभी आंसू मेरे किसी ने देख लिया। कभी मैं रोया चुपके चुपके, कभी आंसू मेरे किसी ने देख लिया। आग लगाने वाले भला आग कब बुझाए, आग लगाने वाले भला आग कब बुझाए। प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा जीवन में रह गई, प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा जीवन में रह गई। ये तो विरह की रचना दिखाई पड़ रही जी। है। कहीं आपके जीवन में ऐसी घटना तो घटी नहीं? ये विरह के साथ साथ एक खोज, इससे ये भी साबित होता है कि मेरी खोज जारी है। मतलब मैं थक गया हूँ पर याद उसकी आती गई, मतलब कि मैं जिस इन्वेंशन के लिए चला हूँ वो इन्वेंशन के लिए मैं अभी भी तत्पर हूँ। नहीं, कवि लोग कहते जी, हैं, जी। शायर जो होते हैं वो कहते हैं जी कि दिल अपना तोड़ के यादें क्यों दे गई, जी जी दिल अपना तोड़ के यादें क्यों दे गई, भूल गया था जिस दिल को ख्वाबों में क्यों आ गई। लेकिन आप ढूंढने का ही प्रयास कर रहे हैं। जी जी बस उसी ढूंढने में तो कुछ ही मिल सकता है। बिल्कुल। मेरी सच्चाई जहाँ तक मुझे पहुँचना है वो भी उसी क्रम में मिलने को पॉसिबल है। अनिल जी,
आज जो हम केवी स्टूडियो में आपको आमंत्रित किए, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और मैं तो समझता हूँ कि ये बेगूसराय का यूनिक प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों के सहयोग से और एक डॉक्टर रोशन सर के सहयोग से, जिन्होंने चिकित्सक होते हुए भी अपना एक दुर्लभ उदाहरण उन्होंने पेश किया है अपने समाज के बीच, बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं। जो नवोदित रचनाकार हैं, जी लिख तो लेते हैं कई रचना, जी डायरी में नोट कर लेते हैं, मोबाइल के गैलरी में रखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारी रचना कहाँ प्रकाशित हो, जी कहाँ सुलभ हो और किस स्तर से हम उसको प्रकाशित करें ताकि वो लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। जी तो ऐसे जो नवोदित रचनाकार हैं उनको क्या जी बिल्कुल। नवोदित रचनाकारों के लिए मैसेज देने के पहले मैं कुछ 4 पंक्तियाँ फिर सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल जी। तब उसके बाद मैं मैसेज पाऊँगा कि कहाँ मिले तुम 2 दिन, कहाँ मिले तुम 2 दिन, एक दिन ही तो मिले थे तुम। कहाँ मिले तुम 2 दिन, एक दिन ही तो मिले थे तुम। एक दिन के मिलन में हो न सका प्यार कम, एक दिन के मिलन में हो न सका प्यार कम, क्या होता जो मिलते 2 दिन तुम। एक दिन के मिलन में हो न सका प्यार कम, क्या होता जो मिलते 2 दिन तुम। कहाँ मिले तुम 2 दिन, रात में दिन में सुबह और शाम में, रात में दिन में सुबह और शाम में, झरनों की झंकार में नदियों के किनारे में। रात में दिन में सुबह और शाम में, झरनों की झंकार में नदियों के किनारे में, बागों की बहार में, सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन। मिल न सके 2 दिन तुम मोहब्बत की आगोश में, कहाँ मिले तुम 2 दिन, एक दिन ही तो मिले थे तुम। तो इस माध्यम से मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो नवोदित कलाकार हैं, वो मेरा ये 2 दिन कहने का अभिप्राय ये था कि रचनाओं में या किसी साहित्यिक विधा में जुड़ते तो हैं, लेकिन कुछ कदम चलकर वो थक हार कर बैठ जाते हैं। जी। जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं तो मैं बरसों से लिखता आ रहा हूं और बीच में ही थक कर हार जाता हूँ, बैठ जाता, तो मैं समझता हूं कि आप तक पहुंचने का मुझे मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। इसलिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं आप दिल से करें और उसको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में आप लें। यदि आपका एक्सपेरिमेंट, यदि आपका प्रयोग सफल हुआ तो आप राइज करेंगे, अन्यथा आप जहाँ हैं वहाँ तो रहेंगे। बिल्कुल। उसमें तो कोई आपका माइनस मार्किंग नहीं कर सकता है। तो नवोदित रचनाकारों के लिए ये मेरा ये मैसेज है कि वो अपनी रचनाओं को बेहतर से बेहतर लिखें और करें। और आज के दौर में किसी तक पहुंचने में मैं समझता हूं कोई ज़्यादा विलम्ब नहीं है, क्योंकि इतना रैपिडली हमारा सोशल मीडिया कार्य कर रहा है कि कहीं भी क्लिक करने पर कहीं का एड्रेस पता चल जाता है। लेकिन उसमें एक दिली ख्वाहिश होनी चाहिए, नहीं तो आपका एड्रेस आपके सामने रखा रहेगा और जो रचनाकार है उसमें गहराई नहीं है, उसकी जो है मनोदशा उसमें पूरी तरह तल्लीन नहीं है, तो वो एड्रेस लेकर क्या करेंगे, वो संपर्क करके क्या करेंगे। पहले उनमें जो है दिली ख्वाहिश होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए कि मैं रचनाकार हूँ, अपने आप को खुद को माने। दुनिया मेरे कितने प्रशंसक हैं नहीं है इसकी फिक्र वो करना छोड़ दें, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अनिल जी। और एक मैसेज और है कि जैसे किताबों के दौर में आजकल जो व्हाट्सएप, फेसबुक, विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के सोशल मीडिया है, जिसके कारण युवाओं तो जानकारी जल्दी गेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसमें उनमें विद्वता नहीं आती है। उसके पीछे कारण ये है वो किताबों से चिपकना अब पसंद नहीं करते हैं, और जब तक किताबों का अध्ययन उनके पास नहीं रहेगा तो उनमें वो जो है स्कॉलरशिप, वो विद्वता नहीं आ सकती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि नए रचनाकारों के लिए वो पुस्तक का अध्ययन भी करें, पढ़ें, तभी उनमें विद्वता आएगी, तभी उनमें निखार आएगा। सिर्फ आपके कहने का तात्पर्य ये है जी कि सेल्फ स्टडी जितना अधिक हो, गहराई के साथ करें। मेरा मतलब है कि अभी जो सर जो है मोबाइल है या जो भी मीडियम है, एक बच्चे भी हाथ में लेके वो अपना चलाते, ऑपरेट करते रहते हैं, और वो काम हमारे युवा भी करते हैं, और किताबों से दूरी उनकी बनती जा रही है। तो किताबों से दूरी उनकी बढ़ती जाएगी तो उनमें तो जानकारी, ज्ञान तो होगा नहीं, बेसिक नॉलेज होगा नहीं, विद्वता उनमें आएगी नहीं। भले उनमें इंफॉर्मेशन का अनुभव रहेगा, वो जानेंगे देश दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन उनको लिखने के लिए कहेंगे आप तो उनकी कलम उसमें नहीं चलने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने अनिल जी। आपकी शिक्षण, जैसे कहा जाता है कि साहित्यकार को
खुद भी शिक्षा लेनी पड़ती है। जी तो आप क्या बेसिकली शिक्षा प्राप्त किए हैं साहित्य में? जी सबसे पहले जो मेरी एकेडमिक एजुकेशन है जी। वह स्नातकोत्तर जूलॉजी से है। अच्छा जी, साइंस का स्टूडेंट मैं रहा हूँ। जी। और मैंने स्नातक पटना के टीपीएस कॉलेज, ठाकुर प्रसाद सिंह कॉलेज पटना से मैं किया हूँ। और उस दौरान पटना मेरी साहित्यिक उपलब्धि में पटना की धरती का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। इस बात को मैं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ जो उर्दू अकादमी से मैं जुड़ा रहा और जो भी कवि सम्मेलन या मुशायरा होता था तो मुझको वो जो है इन्वाइट करते थे, मैं जाता भी था। और 98 में मैं रेडियो स्टेशन में भी हमारी 2 कविताएं प्रसारित हुई थी। तो उस समय कविता प्रसारण के कविता पाठ के बाद मैंने उर्दू सेक्शन में भी गया था। तो उर्दू सेक्शन के जो इंचार्ज थे उन्होंने बताया कि आप उर्दू जानते हैं। तो उस समय तक मैं उर्दू नहीं जान रहा था, लेकिन मैंने कहा कि सर नहीं, उर्दू तो मैं नहीं जानता हूँ। तो इन बातों से मैं जो है मुतासिर होकर, इन्फ्लुएंस्ड होकर, प्रभावित होकर मैंने उर्दू की शिक्षा ली। दूसरा, जब मेरा बीएससी यहाँ चल रहा था तो मैं बीएससी पार्ट 1 करने के बाद ही पटना चला गया था और एग्ज़ाम देने के लिए मैं आया करता था। और यहाँ से क्लियर हो जाने के बाद बीएससी मैं पटना चला गया एमएससी के लिए। तो उर्दू में एक जो है हायर सेकेंडरी है, वहाँ के उर्दू टीचर थे, वो जो है उन्हीं से मैंने जो है उर्दू की शिक्षा ली। और ख़ास करके इस कविता गोई के लिए ही, कविता शायरी के लिए ही मैंने उर्दू की तालीम हासिल की। और मैं जब उर्दू का जो है जानकारी मुझे मिली और उर्दू की जो एजुकेशन ली मैंने, तो मुझे लगा कि कविता के लिए बहुत ही ज़रूरी भी है, गज़ल शायरी के लिए। तो ये मेरा जो है साहित्यिक शिक्षा मानी जाए। यूँ कहा जाए कि आपने साहित्य को पूरा करने के लिए उर्दू की परिपूर्ण शिक्षा ली, क्योंकि ये मैंने ज़रूरी समझा किसी कोने में उर्दू की जो है तालीम खास करके महत्वपूर्ण है और लाजिम है। क्योंकि जो उच्चारण जिसको हम तलफ़ुज़ कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो होता है, वो हम तभी मुकम्मल तौर पे जो एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हमें उर्दू की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो उर्दू नहीं जानते हैं वो हिंदी में या अन्य भाषा में गज़ल या कविता नहीं लिख सकते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस दौर से हम लोग अभी गुजर रहे हैं उसमें उर्दू की जानकारी ज़रूर रहनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। उसका तलफ़ुज़, उसकी रचना महत्वपूर्ण है। आप अनिल जी हमारे केवी स्टूडियो को अपना बहुमूल्य समय दिए, क्योंकि आप शिक्षण पेशा से भी हैं और सरकारी स्कूल में कई कार्य आपको देखने होते हैं, रविवार को भी आराम नहीं कर पाते होंगे। एक वरिष्ठ रचनाकार भी हैं, कई साहित्यिक संस्था के पदाधिकारी भी हैं, इस नाते आपको फुर्सत नहीं होती होगी, फिर भी आप हमारे केवी स्टूडियो परिवार को अपना बहुमूल्य समय दिए, इसलिए हम अपने केवी स्टूडियो परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार। बहुत आपका भी हार्दिक अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूँ। जी, आप तमाम दर्शकों श्रोताओं से मेरा सादर अनुरोध है कि हमारा ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। और यदि हमारी रचनाओं से आप हमारी पुस्तक काव्य कल्पना से प्रभावित हैं और कुछ इसमें जानना चाहते हैं, इस पुस्तक में क्या जो है लेखक ने लिखा है, कवि ने लिखा है, तो आप मुझसे संपर्क करके मेरा फेसबुक अनिल राय नाम से एंड व्हाट्सअप नंबर 9931643554, पुनः मैं व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ 9931643554 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इस पुस्तक का मूल्य 199 रुपीज़ है। अवेलेबल आप डायरेक्ट मुझसे जो है व्हाट्सएप के ज़रिए उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद आप अमेज़न के जो चैनल पे जाके किंडल पर भी आप जो है काव्य कल्पना बुक सर्च करके बाय अनिल कुमार राय आप सर्च करेंगे तो ये पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक में मैसेज का ये संगम है। इस पुस्तक के माध्यम से मैं दिल, दुनिया और दर्शन तीनों का संगम कराने का प्रयास किया हूँ। इसमें जो दुनियावी प्रेम है वह भी झलकता है और जो दार्शनिक हमारा जो विचार होना चाहिए, दार्शनिक जीवन का जो दार्शनिक पहलू होना चाहिए
और उस पहलू को भी मैंने दर्शाने का काम किया है इस पुस्तक के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, ताकि युवाओं में एक जागृति आवे और हमारे पर्यावरण, हमारे समाज को दुरुस्त रखने में, संतुलित रखने में और समन्वय स्थापित करने में हमारी पुस्तक जो है सक्षम हो सके। और इस सक्षम संदेश के माध्यम से मैं युवाओं को यह जो है गाइड करना चाहता हूँ। तो मैं पुनः आपको दोहरा दूँ कि मेरी इस पुस्तक काव्य कल्पना को आप अवश्य खरीदें, और 200 रुपये कोई जो है अध्ययन के लिए कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं है। आप खरीदें और अध्ययन करके खुद भी आप एक अच्छे रचनाकार की ओर अग्रसर होने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।